ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਖੁੱਲਿਆ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਗਏ। ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਗਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਟੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਮਿਸਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਯੂਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਔਰ ਗੱਲਬਾत शुरू करते हैं। हार्दिक जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच मनीष जी कि आपने हमें आपके चैनल पे बुलाया, और गुड इवनिंग ऑल द व्यूअर्स। आज हम ट्राई करेंगे आपको सभी सही माहिती आपको दी जाए अबाउट यूके स्टडी वीज़ा जी। सो हार्दिक जी, आप एक्सपर्ट हैं ब्रिटिश स्टडी के, यूके के एक्सपर्ट हैं, और हम चाहेंगे कि आज के अगले 20-25 मिनट, आधा घंटा जितनी भी आपसे बातचीत होगी, उसमें हर एक डाउट जो है वो स्टूडेंट का क्लियर किया जाए कि यूके कौन कौन सा स्टूडेंट जा सकता है। क्योंकि पंजाब की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हर तरह के कंसल्टेंट यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ कह रहे हैं कि कम मार्क्स पे बच्चा जा सकता है, कोई कह रहा है कि कम आयल्स पे बच्चा जा सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि बिना आयल्स के बच्चा जा सकता है, कोई कह रहा है कि +2 पास स्पाउस लेके जा सकता है। सो अलग अलग जो कंसल्टेंट है, हर एक के अलग अलग विचार है। सो ये सब बातचीत हम इसी शो में करेंगे। सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे कि पंजाब में कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो यूके स्टडी वीज़ा पे जा सकता है। एक अब हम एंट्री क्राइटेरिया की बात कर लें, एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें। एक +2 पास बच्चे से शुरू करते हैं। एक बच्चे ने +2 करी, उसका कितना स्टडी गैप चलेगा, क्या उसको आयल्स मैंडेटरी है या नहीं मैंडेटरी, ये 2 सवालों के जवाब उसके बाद मैं इसके अगले सवाल पूछूंगा आपसे। ओके जी। सबसे पहले जो बच्चा 12th पास है वो विदाउट IELTS यूके जा सकता है। ये डिपेंड करता है उस पे इंग्लिश के मार्क्स पे। 12th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसमें उसने कितने नंबर पाए गए हैं, ठीक है। तो और यूनिवर्सिटी की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। मोटा मोटी देखा जाए तो अगर स्टूडेंट के पास मिनिमम 65% इन इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट में, फिर ओवरऑल 55 है अगर उसके पास, तो 5-6 साल का स्टडी गैप है, तो वो आराम से उसको कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में दाखला यूके में मिल सकता है विदाउट IELTS। सो IELTS इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट कंपलसरी कि उसके पास होना ही चाहिए। जो स्टूडेंट के लिए IELTS रिक्वायर है, अगर उनके नंबर बहुत ही कम है, बिलो 65 या 60 है, तो उनको दाखला मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है विदाउट IELTS। अब IELTS में कितने नंबर चाहिए, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। लोग कोई बोलता है 5 बैंड पे हो जाएगा, कोई बोलता है 6 बैंड चाहिए, कोई 5.5, कोई 4.5 पे भी मैंने देखे मार्केटिंग कर रहे लोग वहाँ पे इंडिया में। तो इसका मैं आपको बताता हूँ, एज पर द गवर्नमेंट रूल जो है वो रिक्वायरमेंट है 6 बैंड नो लेस देन 5.5 ईच मॉड्यूल। ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, पर गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी को बोला है आप अपनी रिक्वायरमेंट खुद भी डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे कुछ यूनिवर्सिटी है, मैं एग्जांपल नाम के साथ बताता हूँ, बाजपा यूनिवर्सिटी, वो एवरी मॉड्यूल 5.5 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड पे भी आपको दाखला देती है विद 5 ईयर स्टडी गैप मिनिमम। कुछ यूनिवर्सिटी है आपको 5.5 नो लेस देन 5.5 पे, और भी यूनिवर्सिटी है जो दाखला देती है आपको इन सेशन, यानी कि 2 से 3 वीक का वहाँ जाने के पढ़ाई के साथ में इंग्लिश का सेशन दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट पे। तो अगर मोटा मोटी दिखाई जाए तो नॉर्मल IELTS अगर आपने किया है 5.5 नो लेस देन 5.5 पे, आपका दाखला हो सकता है अगर आपके पास IELTS है। अगर आपके पास उससे कम IELTS है तो दाखला मिलना मुश्किल है। हाँ, अगर अगेन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आपके पास UKVI IELTS है और 4.5 बैंड है और नो लेस देन 4 ईच मॉड्यूल, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है आपको फाउंडेशन प्रोग्राम लीडिंग टू बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन देती है, फिर आप उसमें जा सकते हैं।
सो ये दो पोर्शन हो गए अगेन IELTS में भी। आपके पास UKVI है या नॉन UKVI है। अगर UKVI है तो 4.5 नो लेस देन 4, और अगर आपके पास नॉर्मल IELTS है तो मैं रेकमेंडेड करूंगा कि आपके कम से कम 5.5 नो लेस देन 5.5 हो, तभी आपका एडमिशन इजीली हो सकता है। सो UKVI आपने बोला कि 5.5 बैंड और किसी में 5 है तब भी बच्चा चलेगा, उसके साथ आप फाउंडेशन कोर्स की बात कर रहे हैं। सो फाउंडेशन कोर्स की ड्यूरेशन कितनी रहेगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, फाउंडेशन कोर्स की फीस कितनी रहेगी, 2 सवाल। तीसरा सवाल, फाउंडेशन फीस में बच्चे को पूरी फाउंडेशन फीस एकदम से स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी या उसका कोई 50% फीस पे कर सकता है वो? ओके सबसे पहले जो फाउंडेशन का ड्यूरेशन होता है वो यूनिवर्सिटी वाइज डिफरेंट होता है, पर मोटा मोटी ज्यादातर यूनिवर्सिटी 9 मंथ से 12 मंथ का ड्यूरेशन देती है कोर्स का। उसकी जो फीस होती है अप्रोक्सीमेटली अराउंड रहती है अराउंड 9 to 12,000 पाउंड, अगेन डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी का लोकेशन क्या है और क्या चार्ज करती है वो। अब वापिस रही बात फीस के, इंस्टॉलमेंट में भर सकता है या उसको पूरा भरना पड़ता है, अगेन डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी है फुल फीस, ज्यादातर यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के लिए पहले साल की फुल फीस मांग रही है इंडिया से, और कुछ यूनिवर्सिटी है वो 70% या 60% ट्यूशन फी भी अलाउड कर रही है। 50% में अभी तक मेरे ध्यान में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो फाउंडेशन के लिए 50% में और 50% फी लेके कास्ट प्रोवाइड कर रही है। सो इसमें जैसे आप तो मिनिमम है जी, सो फाउंडेशन कोर्स जैसे आपने बोल दिया 9 महीने से लेके 12 महीने तक का फाउंडेशन कोर्स जो वो लगा सकती है यूनिवर्सिटी। तो फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए भी बच्चे को क्या कोई इंटरव्यू फेस करनी पड़ेगी या डायरेक्ट उसके लिए फीस भरता है 12,000 पाउंड या 10,000 पाउंड फीस होती है, डायरेक्ट बच्चा फाउंडेशन में जा सकता है या उसके लिए वो इंटरव्यू क्लियर करनी पड़ेगी पहले? ओके जो यूके की 98% यूनिवर्सिटी है एक क्रेडिबिलिटी स्काइपी इंटरव्यू बोलते हैं जिसको, वो कंपलसरी लेती है। उसमें सिंपल सा एक कवर किया जाता है कि उसका इंटेंशन फाइंड करने का। इंटेंशन यानी कि क्या, जब स्टूडेंट अगर कहीं पे भी पढ़ने जाता है तो उसको जेन्युइन पता है होना चाहिए कि वो क्यों जा रहा है। तो उसमें ये लोग कवर कहते हैं कि क्यों आप यूके आना चाहते हो, क्यों आप हमारी ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की आपने, क्यों आपने ये कोर्स सिलेक्ट किया, क्यों आपको ये कोर्स करके क्या फायदा होगा, ऐसी बहुत ही बेसिक चीजें कवर की जाती है। सो 98% यूनिवर्सिटी उनका फीस भरने के बाद एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू करती है और उसके बाद ही वो पास करने पे उसको कास्ट दिया जाता है। ये अगेन ये भी गवर्नमेंट का रूल है। यूके गवर्नमेंट का एक रूल है कि हर यूके गवर्नमेंट खुद एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू ले सकती है अगर वो चाहे तो, जब उनका वीजा अप्लाई हो जाए। ज्यादातर किसी का वीजा इंटरव्यू आता नहीं है इंडिया में। आउट ऑफ 1000 हमने जो देखा है लास्ट कुछ सालों में, हार्डली 1 से लेके 5 बच्चों तक के रैंडमली किसी को फोन आ जाती है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए गवर्नमेंट की। अगर वो आती है, स्टूडेंट को सब पता है, तो वो उसका वीजा डेफिनेटली मिल जाना है। सो यही रीजन है, यूनिवर्सिटी भी चाहती है कि वो चेक कर ले कि स्टूडेंट फुल प्रिपेयर है कि नहीं, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है कि किसी का भी वीजा रिफ्यूज हो। ना यूनिवर्सिटी चाहती है, ना गवर्नमेंट चाहती है, ना कोई कंसल्टेंट चाहता है, और ऑब्वियसली कोई बच्चा चाहता है। सो एक बेसिक प्रोसेस है, उसको आपको गुजरना पड़ेगा और बहुत ही आसान है। आप अपना 2 दिन 3 दिन का टाइम लगे उसकी प्रिपरेशन के लिए, विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल गुरु इमिग्रेशन। वो आपको अच्छी ट्रेनिंग दे देंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। आपका सिर्फ 15 से 20 मिनट का एक इंटरव्यू है, वो आराम से पास हो जाएगा। तो काफी सारे स्टूडेंट इंटरव्यू की वजह से घबराते हैं, हमने ये देखा है इंडिया में, और स्पेसिफिकली हमने ये देखा है ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट होते हैं नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया यानी कि जिसमें हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू हो गया, जो ऊपर का पूरा इंडिया का जो पार्ट है, उनको फटाफट कास्ट चाहिए। चाहिए, सही बात है, वीजा चाहिए, यूके जाना है, अच्छी बात है, पर आपको एक छोटी सी चीज में से गुजरना है। कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप माइंड में मत रखें कि ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हम पास नहीं कर पाएंगे। आप बेसिक इंग्लिश बोल पाते हो, आपको ग्लोबल गुरु इमिग्रेशन से एडवाइस एक्सपर्ट मिल रही है, इंटरव्यू के बारे में प्रिपरेशन भी वो करवाते हैं, तो आप कर लो, आराम से आप पास हो जाओगे। तो कोई फिक्र ना करें इस चीज के लिए। चलो अब डिटेल में बात करते हैं स्टूडेंट के प्रोफाइल्स के बारे में। एक +2 पास स्टूडेंट है, चलो ठीक, रिसेंटली अगर उसने 2020 में +2 किया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो 60% पे उसको एडमिशंस दे रही हैं अगर आइल्स का वेवर चाहिए बच्चे को। और पंजाब का जो स्टूडेंट है, एटलीस्ट अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना 12वीं जो है वो 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में पास किया। जो 16 पास बच्चा है, क्या उसको यूके यूनिवर्सिटीज एडमिशंस देंगी, चाहे उसकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द क्वेश्चन इज कि अगर वो उनको एडमिशंस देती हैं तो आइल्स वेवर चाहिए उनको, तो क्या उनको भी 60% पे वेवर मिलेगा या उनकी फिर इंग्लिश में परसेंटेज जो है वो हाई होनी चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया, 2016 हो या 2015 हो या 2014 हो, वहां तक के +2 के स्टूडेंट को अगर इंग्लिश में 65 नंबर परसेंटेज है, यानी कि आउट ऑफ 75 आई थिंक कुछ 49 मार्क्स बनते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में पंजाब बोर्ड में, अगर वो है तो उनका डेफिनेटली यूके में विदाउट IELTS एडमिशन हो सकता है।
अगर और 2016 काफी पास बच्चा दिया। और ऐसे काफी सारे स्टूडेंट का इस इंटेक में किया हुआ है। हम्म, आई थिंक आपने ही किए हुए काफी सारे स्टूडेंट के ग्लोबल गुरु इमिग्रेशन ने, हम्म। जो 2014 पास आउट है और इंग्लिश में 65% है और ओवरऑल उनके 55% है, तो उनका विदाउट IELTS 100% दाखला हो जाता है। So yes, I remember, and you are talking about London Southern University. हाँ, अभी तो बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है, वो 65% पे दे रही है, 6 से 7 साल का गैप एक्सेप्ट कर रही है, ओवरऑल 55% चाहिए। तो ये डिपेंड हम करता 12वीं है। ये हम 12वीं पास बच्चे की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सिर्फ 12वीं पास की बात कर रहे हो। जी। सो इसके बाद मार्केट में चर्चा बहुत चल रही है कि अगर किसी बच्चे ने मेडिकल में 12th पास करी है या कॉमर्स में 12th पास करी है, तो वो अपने स्पाउस को साथ में लेके जा सकता है। सो इज इट पॉसिबल कि 12वीं पास बच्चा अपने स्पाउस को साथ कैरी कर ले? नहीं, मैं यहाँ पे साफ साफ बताना चाहूंगा कि ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन लोग मार्केट में फैला रहे हैं क्लाइंट इकट्ठा करने के लिए। गवर्नमेंट का वेरी स्ट्रिक्ट रूल है यूके में कि अगर कोई बच्चा बैचलर प्रोग्राम करने आता है यूके में, तो वो अपने स्पाउस का वीजा अप्लाई नहीं कर सकता है, यानी कि स्पाउस साथ में नहीं जा सकता है। ये वेरी क्लियर है एज ऑफ टुडे रूल। अगर बच्चा सिर्फ मास्टर डिग्री करना चाहता है तो वो अपने स्पाउस यानी कि हस्बैंड, अपने किड्स, सबको एज ए स्पाउस वीजा पे ले जा सकता है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है ग्लोबल गुरु इमिग्रेशन के लाइव सेशन के दौरान कि प्लीज ऐसे एजेंट से बचे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे को भी गुजारिश है, उनके पेरेंट्स से भी गुजारिश है। ये सारे रूल ऑनलाइन अब सब कुछ इजी हो गया है, यूके बीए की गवर्नमेंट की साइट पे भी दिए हुए, आप खुद भी पढ़ सकते हो, तो खुद भी सर्च करें। गलत अफवाहों में, गलत इन्फॉर्मेशन लोग जो फैला रहे हैं उसमें ना आके अपने पैसे बर्बाद ना करें। आप स्पाउस पे अगर बैचलर करने जा रहे हैं तो स्पाउस को नहीं ले जा सकते, ये बहुत ही क्लियर है। जी। और अगर हम ग्रेजुएट बच्चे की बात करें, तो एक बच्चा ग्रेजुएट है जिसने BCA करा है या BTech करा है, MCA करा है, MSc IT करी है, कुछ भी उसने ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स पास किया है, तो उसके लिए भी क्या स्टडी गैप चलेगा? और दूसरी बात, क्या ऐसे बच्चों को जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है और मास्टर कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, क्या उनको भी आल्स वेवर मिल सकता है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जो लोग बैचलर करके इंडिया में बैठे हुए हैं और जो अब मास्टर करना चाहते हैं फ्यूचर में, यूके एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ पे कोई एज या गैप लिमिट नहीं है। काफी सारी यूनिवर्सिटी है जो 8 साल का गैप, 10 साल का गैप, 12 साल का गैप, 15 साल का भी गैप एक्सेप्ट कर रही है, और वो भी विदाउट IELTS। अगेन कंडीशन कि उनके 12th के मार्क्स अच्छे होने चाहिए। वो मिनिमम अगर बहुत ही ज्यादा गैप है, जैसे 10 साल से भी ज्यादा है, तो वी प्रीफर कि उनके 70% इंग्लिश में हो। अगर विद इन 10 ईयर से, यानी कि कोई बच्चा 2011 में बैचलर कंप्लीट किया है अब टेंटेटिवली, तो उसके लिए 65% 12th में इंग्लिश में है, तो उनका भी दाखला कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में हो रहा है विदाउट IELTS। एक बार आपका दाखला हो गया, आपका एडमिशन हो गया, फिर स्पाउस का कोई कनेक्शन इंग्लिश के मार्क या IELTS के साथ नहीं है, तो स्पाउस तो आपका जा ही पाएगा साथ में। सो इसमें एक चीज और बताएं कि अगर स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जा रहा है, अमूमन उसकी फीस क्या हो सकती है? और अगर एक बच्चा PG कोर्स के लिए जा सकता है, उसकी फीस में कितना अंतर हो सकता है? ज्यादातर बहुत डिफरेंस नहीं है। कोई बच्चा बैचलर में जा रहा है तो जो स्टार्टिंग फीस की अप्रोक्सीमेटली जो रेंज है वो 9,500 पर ईयर से लेके अप टू 14,000 पाउंड तक रहती है बैचलर कोर्स के लिए। सिमिलर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि मास्टर डिग्री के लिए भी 9,000 9,500 से लेके अप टू 14,000 जाता है। बहुत ही हाईफाई यूनिवर्सिटी में बहुत उससे भी ऊपर जाता है, पर मेजोरिटी स्टूडेंट का अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 10 to 11,000 में बैचलर हो या मास्टर में एडमिशन उतना फीस रहता है, पूरे साल तो का फीस है। इसमें स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है? हाँ जी, ये उसमें भी स्कॉलरशिप अवार्ड की थी। कुछ यूनिवर्सिटी 1,000, कुछ यूनिवर्सिटी 2,000, कुछ यूनिवर्सिटी अप टू 3,000 स्कॉलरशिप देती है। पर जो मैंने अभी आपको फीस बताई 9 to 10,000, वो आफ्टर अप्रोक्सीमेटली स्कॉलरशिप काट के ही बताई है आपको। जी। और एक चीज और बताएं कि फंड्स को लेके पंजाब में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ क्लैरिटी नहीं हो पा रही। फंड्स कितने चाहिए और फंड्स की कैलकुलेशन आप किस हिसाब से करते हैं? ओके, फंड्स के लिए जो गवर्नमेंट का रूल है यूके गवर्नमेंट का, वो दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी का लोकेशन कहाँ है। लोकेशन यानी कि अगर जो यूनिवर्सिटी लंदन में है, सेंट्रल लंदन में, ठीक है, उसके लिए आपको 11,385 पाउंड यानी कि 385 पाउंड का बैंक बैलेंस दिखाना है फॉर योर एकोमोडेशन एंड लिविंग एक्सपेंस। अगर आपकी आउटर लंदन यानी कि लंदन के बाहर कहीं पे भी एल्सवेयर लोकेटेड है, तो उसके लिए आपको 9,135 पाउंड बैंक बैलेंस में इक्विवेलेंट जो भी आपका इंडिया का रुपीस बनता है, अप्रोक्सीमेटली 9,135 9 लाख बन जाता है, वो आपको दिखाना है।
ये पहले हो गया 1 साल का एकोमोडेशन लिविंग। अब इसमें आपको ऐड करना है आपके फर्स्ट ईयर की पेंडिंग फीस। पेंडिंग यानी कि क्या, लेट्स आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जांपल कि आपका स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट ने अगर 10,000 फीस उसकी 1 ईयर की फीस है जो यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन हुआ है, उसमें से अगर उसने 7,000 पाउंड पे कर दी है, तो पेंडिंग फीस कितना रहा पहले साल का, 3,000 पाउंड। तो वो आप 3,000 पाउंड ऐड करोगे। अगेन अगर इनर लंदन है तो वो लिविंग कॉस्ट में 11,385 में ऐड करोगे, और आउटर लंदन है तो 9,135 पाउंड में उसको ऐड कर दोगे आप। तो उतना बैंक बैलेंस आपको 1 मंथ के लिए दिखाना पड़ेगा। ये 28 दिन पुराना चाहिए वाला, 28 दिन पुराना चाहिए, एग्जैक्टली जी। सुनने में आया कि अगर बच्चे के पास 28 दिन पुराना फंड नहीं है तो कोई बैंक से स्टडी लोन ले सकता है, क्या वो पॉसिबल है स्टडी लोन? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स आप फंड्स के लिए आइदर और 3 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। सबसे पहले तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, बैंक बैलेंस 28 दिन पुराना होना चाहिए। दूसरा चीज आप दिखा सकते हो फिक्स डिपॉजिट, जिसको एफडी बोलते हैं आप, राइट। अगर वो आपके पास है उतनी अमाउंट की जो रिक्वायर्ड है और वो 1 मंथ ओल्ड है, यानी कि आपकी एफडी अगर आपने करवाई और 1 मंथ पहले करवाई है, तो वो आप दिखा सकते हो, वो एज ए फंड काउंट हो जाता है। ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है एजुकेशन लोन। अगर आपका एजुकेशन लोन सैंक्शन हुआ है रिक्वायर्ड अमाउंट का, तो आपको कोई बैंक बैलेंस या एफडी दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोन लेटर एम्बेसी को सबमिट करके उस पर भी आप वीजा मिल सकता है आपको। ये गवर्नमेंट का रूल है, सो इट इज वैलिड डॉक्यूमेंट। जी, सो इसमें फंड्स जो है वो लिक्विडिटी फॉर्म में होने चाहिए, अगर पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये बच्चे के अकाउंट में होने चाहिए या बच्चे के पेरेंट्स में के अकाउंट में भी चल सकते हैं? तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जब हम स्पाउस की बात करते हैं कि बच्चा ग्रेजुएट अपने स्पाउस को साथ में लेके जाना चाहता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जैसे लड़की ने जाना, वो कह रहे हैं जी मेरे ससुर के अकाउंट में पैसा पड़ा, तो क्या जो मेन एप्लीकेंट है या जो उसका स्पाउस है उनके जॉइंट अकाउंट्स में पैसा होना चाहिए, या सास ससुर या फादर मदर के अकाउंट वाला पैसा चल सकता है? ओके, यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक गाइडेंस दी गई है यूके गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आप फंड दिखाते तो उसमें आप खुद का अकाउंट यानी कि खुद के नाम का अकाउंट हो या एफडी या लोन लेटर, यानी कि स्टूडेंट यानी कि मेन कैंडिडेट के नाम पे होना चाहिए, और आप अपने पेरेंट्स के नाम में दिखा सकते हो। पेरेंट्स यानी कि अगर जैसे आपने पूछा कि कोई लड़की है शादीशुदा है, पेरेंट्स तो उसके फादर मदर ही है ना, फादर इन लॉ मदर इन लॉ यानी कि सास ससुर, वो काउंट नहीं कर सकते। तो वी डोंट एडवाइज टू शो इन फादर इन लॉ मदर इन लॉ। आप जॉइंट में अपने हस्बैंड का नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल है, और आप उसमें एक कंसेंट लेटर लगता है, वो आप एफिडेविट दे सकते हो साथ में, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। पर आप दूसरे किसी का भी फंड नहीं दिखा सकते हो, यानी कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई भी हो। दूसरी चीज आपने बताई, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ लोग बताते हैं कि सर हमारे पास लिक्विड है हमारे पास फंड्स, पर वो पीएफ के कुछ होता है आपके यहाँ पे, पीएफ के फॉर्म में या जीपीएफ के फॉर्म में, या कभी कभी वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी के फॉर्म में, पोस्ट में सेविंग है, ये कुछ भी आप नहीं दिखा सकते। वेरी क्लियर गाइडेंस है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इधर बैंक बैलेंस हो, आपके पास फिक्स डिपॉजिट हो या लोन लेटर हो, यही तीन ही चीज आप एज अ फंड, और वो भी आपके खुद के अकाउंट में या फिर फादर मदर के अकाउंट में, नॉट इन एनी पर्सन एनीवन एल्स अकाउंट। जी, तो थोड़ा सा इसमें बैंक्स भी हम डिस्कस कर लें कि कौन कौन से बैंक में हम ये फंड दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट बैंक में फंड चलेंगे, किसी नेशनलाइज्ड बैंक में, या फिर कोई भी अगर प्राइवेट बैंक है उसके फंड्स भी जो एप्लीकेबल है इसमें? ओके, इसमें जो बैंक्स अलाउड है उसका पूरा लिस्ट एक तो यूकेबीए की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिया गया है। अगर कोई भी सिंपल गूगल करेगा कि यूकेबीए अप्रूव्ड इंडियन बैंक्स, तो उसका एक लिस्ट मिल जाएगा। पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सारे जो गवर्नमेंट बैंक है, नेशनलाइज बैंक जिसको बोला जाता है, जैसे स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, काफी सारे इंडिया में बैंक है ऐसे, ठीक है, वो सारे अलाउड है। उसके अलावा जो भी प्राइवेट बैंक है, जो बड़े बड़े एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, ऐसे काफी सारे इंडिया के प्राइवेट बैंक भी है जो उस लिस्ट में दिए गए हैं। सो वो सारे बैंक अलाउड है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, आप गूगल करके चेक कर लो, ताकि क्या कि प्रॉब्लम ना हो लास्ट मोमेंट के आपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए। अभी कुछ स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल बंधन बैंक, जो अभी लेटेस्ट उनको लाइसेंस मिला है लास्ट 2-3 साल में इंडिया में, बंधन बैंक करके, वो अभी भी लिस्ट में नहीं दिखा रहा है, तो वो फिर आपका अलाउड नहीं होगा। तो उसमें फिर जो बच्चे को 10 पॉइंट्स मिलने हैं फंड्स के, दैट मींस वो बंधन बैंक में अगर करता है तो उसको पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे? हाँ जी, वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सबसे पहले कास्ट लेटर लेने से पहले सारी यूनिवर्सिटी फंड्स चेक कर दी है, बाद में आपको कास्ट लेटर दिया जाता है। वो अगर लिस्ट में नहीं है तो वो अप्रूव नहीं होगा, अप्रूव नहीं होगा तो आपको 10 पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको एक चीज इसमें, देखो, एक मिनट, सॉरी आपको इंटरप्ट कर, इतने सारे बैंक है आपके पास, चॉइस है,
ठीक है, और सारे हम्म, स्टूडेंट फंड नया ही दिखाते हैं। कोई बहुत हार्डली स्टूडेंट होते हैं जो 10 साल से सेविंग अकाउंट में पैसा रख के बैठा हुआ है, 2 साल से या 5 साल से, ठीक है। सारे स्टूडेंट जब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हम्म, अपने सोचते हैं कि यूके जाना है और उसकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तभी फंड दिखा रहे हैं, राइट। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, हम्म, चेक कर लो, या फिर आपके गाइडेंस के द्वारा वो बैंक में जो अलाउड है उसी बैंक में दिखाओ ना भाई। आप नया अकाउंट खोल ही रहे हो, फिर एक्सिस में ही खोला हो, सेंट्रल में ही खोला हो, एसबीआई में ही खोला हो, थोड़ा भी डाउट है उसको क्यों आप अपनी हम्म, फाइल की वीजा का उसको रिस्क में डाल रहे हो। हम्म। और एक स्पाउस केस की कुछ एक जो हमने पिछले इनटेक्स में कुछ एक प्रॉब्लम जो फेस करी, आपकी एक्सपर्ट गाइडेंस में हमने उसको रिजॉल्व किया और बच्चों के वीजे लिए। हम ये चाहते हैं कि जैसे फेसबुक पे हम लाइव हो रहे हैं और बाद में इसको यूट्यूब पे भी लाइव होगा, तो जो हमें फॉलो कर रहे हैं एज ए इमिग्रेशन जर्नलिस्ट, मेरा ये फर्ज बनता है कि जो प्रॉब्लम्स हम रूटीन में फेस करते हैं वो कल को लोग ना फेस कर पाए, उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करें। अब एक स्पाउस केस की बात करते हैं, एक मैरिड कपल की बात करते हैं। क्या ये मैंडेटरी है कि जो मेन एप्लीकेंट है उसके पासपोर्ट पे उसके स्पाउस का नाम जो वो होना चाहिए? लोगों में कंफ्यूजन है, कुछ एक कंसल्टेंट कह रहे हैं कि मेन एप्लीकेंट के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम मैंडेटरी है, कोई कह रहे हैं जी पासपोर्ट पे नाम नहीं होना चाहिए। सो आप एक्सपर्ट हो, आप क्या सलाह देते हैं? ओके। सबसे पहले बुरा मत लगाना, पर हमने देखा है काफी सारे कंसल्टेंट जो होते हैं उनके पास नॉलेज नहीं होता है और ना वो हम्म, नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज अगेन गूगल के द्वारा अवेलेबल है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, हम्म, और ये कहीं पे भी रिटर्न नहीं लिखा हुआ है। फॉरगेट कि हम यूके का वीजा की बात करें, कहीं पे भी कि आपकी शादी होगी तो आपको नाम चेंज करना कंपलसरी है, ऐसा कहीं पे हम्म, भी नहीं है। एक ये इंडिया में हम्म, काफी सालों से सिस्टम है कि लोग करवा देते हैं अपने आप, आपको कभी हम्म, भी करवाने की पहले तो जरूरत नहीं है। अब आते हैं बात वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसा कोई हम्म, भी रूल नहीं है कि आपको पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम होना चाहिए, हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम होना चाहिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं हम्म, है। तो आपको कभी भी ये करवाने की जरूरत नहीं है अपने। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो मत करवाए। आपको जो हम्म, वीजा के लिए चाहिए जो रूल है, उस हिसाब के हम्म, आपको कंपलसरी आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको शादी के 10 से 15 फोटोग्राफ सबमिट करने पड़ते हैं। ये रूल है, हम्म। पासपोर्ट में सो नाम इस पे होना इस कोई पे जरूरत नहीं है। तो ये इस पे चैनल के भी, द्वारा जी, सो हार्दिक जी ये बताइए कि इसमें ये भी जरूरी है कि शादी इतना समय पुराने होने चाहिए? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वो कहते हैं 3 महीना पुरानी चाहिए, 6 महीना पुरानी चाहिए। क्या यूके में भी कुछ ऐसा होता है? नहीं, ये सबसे अच्छी बात है यूके में कि आपका ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेट्स एज्यूम कि कोई कपल है, अभी शादी नहीं हम्म, हुई है और लड़की का हम्म, कास आ गया है सितंबर 20 इंटेक के लिए। सो लड़की हम्म, अभी वीजा अप्लाई कर दे अपना खुद का, ठीक है। हम्म, और उसके बाद हम्म, में कभी भी मीनवाइल कल परसों या जब भी शादी करनी है शादी कर ले, अगर वो करने वाली है हम्म, तो मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर ले गवर्नमेंट से अपने, जैसे मैंने हम्म, बताया 10-15 जहाँ पे भी शादी है फोटो रखे उसके, और इमीडिएटली जैसे उनका वीजा आता है वो वीजा अपने हस्बैंड का डाल दे, कोई आपका वीजा हम्म, रिफ्यूज नहीं होगा। तो जो आपका हम्म, क्वेश्चन का आंसर है वो वेरी सिंपल है कि ऐसा कोई हम्म, रूल नहीं है कि आपकी शादी मिनिमम 10 दिन पुरानी है, 200 दिन पुरानी है, 400 दिन पुरानी होनी चाहिए। हम्म। ऐसा यूके में कोई भी रूल नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। सो एक बहुत ही जो पंजाब में अभी पिछले 3-4 दिन से एक न्यूज स्प्रेड हो रही है, वो ये हो रही है कि दिस इज द लास्ट चांस, सितंबर सेशन लास्ट सेशन होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो विदाउट आईईएलटीएस जाना चाहते हैं। क्योंकि सितंबर, माफ करना, जनवरी 2021 में जो कुछ एक नए रूल्स जो यहाँ पे फ्लोट हो रहे हैं कि जो नंबर 40 पॉइंट्स चाहिए होते हैं यूके के लिए, उसको बढ़ाकर 70 कर दिया गया है। और जनवरी 2021 में जो रूल चेंज होने जा रहे हैं जिसमें विदाउट आइल्स बच्चा अब नहीं जा पाएगा, उसको ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत होगी, फाइनेंशियल की जरूरत होगी, उसको आइल्स का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और जनवरी 2021 में जो बच्चा जाएगा उसके लिए आइल्स मैंडेटरी होगा। सो इसमें कितनी सच्चाई देख रहे हैं? ओके, अगेन सेम बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो हम्म, आपने गवर्नमेंट की 2-3 दिन से हमने देखा है कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे घूम रहे हैं और काफी कंसल्टेंट यही बोल रहे हैं कि आईएलटीएस कंपलसरी है। अगेन यहाँ पे जो लोग ये इन्फॉर्मेशन घुमा रहे हैं मार्केट में, उन्होंने कोई नॉलेज नहीं लिया है। ये मैं आपको वेरी ओपनली और फ्रेंकली बता रहा हूँ, बस कहीं से आया और घुमा दिया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो रूल्स चेंज हो रहे हैं अगर आप उसको ध्यान से पढ़े, उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो भी कास्ट के 30 पॉइंट है उसको बढ़ा के 50 पॉइंट कर रहे हैं। तो यानी हम्म, कि स्टूडेंट या कंसल्टेंट के लिए तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, कास्ट के हम्म, लिए। अब जो हम्म, दूसरे 10 पॉइंट है फंडिंग के, जो अभी भी ये 10 पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया किस तरह वो 10 पॉइंट मिलते हैं आपको बैंक बैलेंस या हम्म, एफडी या लोन लेटर के, वो भी सेम हम्म, है। अभी वहां पे एक डाला गया है 10 पॉइंट इंग्लिश असेसमेंट के, ठीक है, हम्म, ऐसा डाला गया है, क्लियरली मेंशन है। वो जो वहां पे हम्म, क्लियरली अगर डिटेल में देखा जाए तो वहां पे लिखा हुआ है कि अब यूनिवर्सिटी को मेंशन करना पड़ेगा कि भाई आपने अगर विदाउट आईएलटीएस एडमिशन दिया है या आईएलटीएस भी लिया है, तो आप हम्म, कास्ट लेटर पे लिखोगे कि आपने किस बेस पे
ये एडमिशन विदाउट आईएलटीएस दिया है, तो क्या हुआ इसका मतलब, अभी अगर किसी ने कास्ट देखा है तो उसमें वहां पे एक कॉलम आता है कास्ट लेटर पे, एडमिशन का सॉरी एडमिशन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, वहां पे यूनिवर्सिटी लिखती है उस कॉलम में कि भाई 12th मार्कशीट 60% 2018 पास आउट जो भी है, उसके नीचे एक लाइन लिखा जाता है HEI, व्हाट इज HEI, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैज असेस्ड द स्टूडेंट्स इंग्लिश एलिजिबिलिटी, यानी कि उन्होंने खुद चेक किया हुआ है जो भी बेस पे किया है। अभी वो लोग ये मेंशन नहीं कर रहे वहां पे कि हमने इसको 65% पे आईएलटीएस वेवर किया है, 70% पे किया है, 60% पे किया है, या जिस भी बेस पे किया हुआ है, एमओआई के बेस पे किया है। अब इन गवर्नमेंट ये बोल रही है जब जनवरी आएगा तो कास्ट में लिखना पड़ेगा वहां पे, इंस्टेड ऑफ HEI ने असेस के लिए वहां पे उनको मेंशन करना पड़ेगा कि हमने 65% 12th के बेसिस पे इसको आईएलटीएस वेवर किया है, या 70 पे किया है, 60 पे किया है, 5 बैंड आईएलटीएस पे जो भी उन्होंने किया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जी बिल्कुल समझ देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, ये जो सिस्टम चेंज हो रहा है वो बिटवीन गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में, वो भी क्या है, सिर्फ लिखाई का चेंज है। सो ये मान के चल सकते हैं, ये मान के चल सकते हैं कि जनवरी 2020 जाएगा तो उसके लिए आईएलटीएस जो है वो मैंडेटरी नहीं होगा, वो आईएलटीएस का वेवर भी ले सकता है। हाँ एग्जैक्टली, वो अभी जो अभी करंट चल रहा है जिस तरह से विदाउट आईएलटीएस वही चलने वाला है। ये डिफरेंट बात है, कोई यूनिवर्सिटी अपनी खुद की रिक्वायरमेंट चेंज कर दे वो अलग सी बात है, पर आपको विदाउट आईएलटीएस ही होगा। और मैं बड़े जोर से बोलना चाहूंगा कि भाई किसी की बातों में ना, कोई आईएलटीएस यूके के लिए मैंडेटरी नहीं हो रही है। प्लीज रीड दैट, गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट दिया है वो पूरे आर्टिकल को इन डिटेल पढ़ा जाए, वहां पे क्लियरली लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी को मेंशन करना पड़ेगा। जी, और एक चीज और बताइए कि जैसे सितंबर सेशन अभी आप कर रहे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने सितंबर सेशन को जो थोड़ा सा आगे लेके अक्टूबर सेशन अपना अनाउंस कर दिया कि हम अपनी क्लासेस जो है अक्टूबर सेशन में करेंगे। सो एक दो यूनिवर्सिटीज का पढ़ रहे थे कि उसकी फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो सितंबर आई थिंक 25 को क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, और जो उसका पीजी कोर्स है वो अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर अभी बच्चा कोई प्लान करता है सितंबर या अक्टूबर इनटेक के लिए, क्या उसके पास अभी टाइम है अप्लाई करने का? आज भी अगर अप्लाई करता है अपने कंसल्टेंट के पास जाकर ऑफर लेटर अप्लाई करता है और अपने फंड्स जो अपने बैंक में रखवाता है, 28 डे ओल्ड फंड भी चाहिए, तो इज इट पॉसिबल कि टाइम है अभी बच्चे को सितंबर में या अक्टूबर के लिए अप्लाई करने का? डेडलाइंस क्या रहेंगी? हाँ जी, आपने टाइम है अभी, अगर बच्चा ऑन टाइम पे फंडिंग कर देता है, क्योंकि फंड की रिक्वायरमेंट अगर वो बैंक बैलेंस कर रहा है तो उसको 1 मंथ के फंड चाहिए। अगर आज आपके पास कोई क्लाइंट आता है ऑफर लेटर के लिए, ठीक है, तो वो उसका ऑफर आने में 5 to 10 डेज लगते हैं, यूनिवर्सिटी से डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, तो वो ऑफर की वेट नहीं कर सकता अभी स्टेज पे, क्योंकि ऑलमोस्ट जुलाई खत्म होने का है कि कोई बंदा 2 दिन के बाद यानी कि 1 अगस्त को फंड रखता है तो उसके फंड मैच्योर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ द अगस्त। उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा यूनिवर्सिटी को, वो उसको कास्ट देगी, सो वो भी 3 to 5 डेज का प्रोसेस है। तो लेट्स अज्यूम के 5 सितंबर को कास्ट आ गया, फिर वो वीजा डालेगा, तो वीजा की प्रोसेस भी 15 to 16 डेज है मिनिमम, क्योंकि अभी प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी वीजा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसका वीजा आएगा 21 सितंबर को, फिर उसको वहां पे जाने के लिए भी टाइम चाहिए। सो अभी डेडलाइन ऑलमोस्ट आ गई है फंडिंग के लिए, एडमिशन के लिए नहीं। यह बात समझिए कि अगर आपके पास क्लाइंट है या क्लाइंट जो भी स्टूडेंट अभी ये देख रहे हैं, आप जैसे ही ऑफर करते हो और अगर आपका कंसल्टेंट वेरी श्योर है कि आपका ऑफर आने ही वाला है, तब बिना सोचे बिना वेट किए अपने फंड अपने अकाउंट में कर दो, ताकि आप सितंबर मिस नहीं करोगे। वरना मैं वेरी श्योर हूँ जो बच्चे ऑफर की वेट करते ही रहेंगे और फंडिंग नहीं करेंगे, उनका सितंबर इनटेक में कास्ट ऑन टाइम पे नहीं मिलेगा और वो नहीं जा पाएंगे। आप और ये काफी कंसल्टेंट फिर भी हाँ बोल के फाइलें लेंगे और ऑन टाइम पे उनका कास्ट नहीं आएगा और उनका फिर जनवरी इनटेक का एडमिशन डिफर होगा और फिर आगे प्रोसेस होगी उनकी। पर यहाँ पे एक अच्छी बात है कि अभी गवर्नमेंट जो है 3 महीने का स्टैंपिंग दे रही है, और दूसरा अभी प्लानिंग कर रही है कि आप 6 महीने पहले वीजा अप्लाई कर सकते हो। जो अभी का रूल है कि आपके कोर्स स्टार्ट के 3 महीने ही पहले ही आप वीजा अप्लाई कर सकते हो, पर अभी गवर्नमेंट सोच रही है इसको बढ़ा के वो लाइन जो है टाइमलाइन वो 6 मंथ कर ले, यानी कि आपके कोर्स के स्टार्ट डेट से 6 मंथ आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर कोई रीजन से आपका जनवरी डिफर भी हो गया तब समझ लो जो सितंबर में नहीं जा पाए वो इमीडिएटली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अपना कास्ट लेके इमीडिएटली जनवरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जी, सो एक्सपर्ट हो आप, ये बताइए कि लगता है कि कोविड के बाद अब यूके
ऐसा पहला मुल्क है जिसने सितंबर के लिए यस किया कि हाँ हम बच्चों को एडमिशंस देंगे और बच्चों को वीजास देंगे। क्या बच्चे सितंबर के लिए ट्रैवल कर पाएंगे या ऑनलाइन स्टडी करना पड़ेगा? नहीं, पक्का वो ट्रैवल कर पाएंगे, उनका कोई ऑनलाइन का रहना नहीं वाला है यूके में, क्योंकि ऑलरेडी फ्लाइट चलना शुरू हो गई है, ऑलरेडी वीजा भी आना शुरू हो गए हैं, एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे की मिल रही है। तो आपके पास अगर ऑन टाइम सब कुछ करते हो प्रॉपर प्लान करके, तो आप डेफिनेटली फ्लाई कर पाओगे और वहाँ जाके आप फेस टू फेस स्टडी कर पाओगे। यहाँ से इंडिया से ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स है वो ऑप्ट भी नहीं कर रहे हैं पहले तो ऑनलाइन का, और वहाँ की यूनिवर्सिटी वो भी कोई फोर्स नहीं कर रही है, वो कोई प्लान नहीं कर रही है ऑनलाइन स्टडी का। होगा क्या, स्टूडेंट यहाँ से ऑन टाइम चला गया वहाँ पे, तो उसकी हो सकता है वहाँ जाके कुछ क्लासेस ऑनलाइन लगेगी, तो यानी कि उसको एवरी वीक जो क्लास में जाना होता है वो शायद नहीं जाने का रहेगा, कुछ क्लासेस वहाँ पे ऑनलाइन रहेगी और वीक में वन टाइम उसको यूनिवर्सिटी में बुला जाएगा। इनिशियली कुछ महीनों तक, ऐसा अक्टूबर तक पॉसिबल है कि हो सकता है जी। और कोर्स रेलिवेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है यूके में? क्योंकि ये देखने में आया कि कई बार बच्चा कहता है कि मैंने +2 में नॉन मेडिकल में किया है और लेकिन मैंने कोर्स बिजनेस का करना है। कई बार बच्चा कहता है कि मैंने +2 मेडिकल है लेकिन मैंने अभी हॉस्पिटैलिटी के कोर्स में जाना है। सो क्या ये मैंडेटरी है कि यूके में कोर्स की रेलिवेंसी होनी चाहिए या हम स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं कोर्स में? नहीं, यहाँ यूके में सबसे बड़ा फायदा है, स्टूडेंट कोई भी स्ट्रीम से कोई भी स्ट्रीम में पढ़ने जा सकता है, यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है। सिर्फ इसको जब एडमिशन का अप्लाई करता है उसको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो कवर करना पड़ता है व्हाई ही इज चेंजिंग स्ट्रीम। बाकी वीजा लोग जो गवर्नमेंट है जो वीजा देती है उनका कोई लुकआउट नहीं है यहाँ पे यूके में, एज पर द यूके गवर्नमेंट की गाइडेंस के हिसाब से कि वो क्यों अपना स्ट्रीम चेंज कर रहा है। ये लुकआउट है यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच का, और सारी यूनिवर्सिटी यूके में लकीली कि वो कोई भी फील्ड में दाखला दे रही है। एक बात समझे, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट वाला सिस्टम है। वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने हिस्ट्री या आर्ट्स पढ़ाई की और अभी आप पढ़ने आ रहे हो म्यूजिक, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कहते हैं भाई आपकी जो दिलचस्पी है यानी कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही कोर्स में आइए, रादर कि आप जो कर रहे हो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है इंडिया में और अदर कंट्री में कि भाई आपने कॉमर्स किया तो आपको कॉमर्स ही पढ़ना पड़ेगा, साइंस किया तो साइंस की लाइन में ही जाना पड़ेगा, आर्ट्स किया तो आपको आर्ट्स में ही जाना पड़ेगा। ऐसा कोई सिस्टम यूके में नहीं है। दे वांट स्टूडेंट टू कम जिसमें उनको इंटरेस्ट है, जो उनके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वहां पे ही। और आपको 100% सारी यूनिवर्सिटी आपको कोई भी फील्ड में दाखला देती है अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है और आप जस्टिफाई कर सकते हो क्यों आप उस कोर्स में पढ़ना चाहते हो। सो एक सवाल, एक ऑलरेडी बच्चा अंडर ग्रेजुएट हमने बोल दिया वो अपना डिग्री कोर्स करने के लिए जा सकता है 3 साल के लिए। एक बच्चा ग्रेजुएट है हमने बोल दिया वो अपना मास्टर कोर्स के लिए जा सकता है। अगर बच्चे ने ऑलरेडी इंडिया में ही मास्टर्स कर रखी है या कोई पीजी कर रखी है, सो क्या वो भी कोई स्टडी के लिए यूके जा सकता है? हाँ जी, यहाँ पे एक थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। हाँ, बच्चे के पास मास्टर है तो वो ज्यादातर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है, पर कौन सा मास्टर एक्सेप्ट कर रही है? अगर आपने बीए किया और एमए किया है, एमएड किया है, वो मास्टर एक्सेप्टेबल है। बीकॉम किया और उसके बाद में एमकॉम किया है, वो मास्टर एक्सेप्टेबल है। सो ऐसे जो जनरल स्ट्रीम के मास्टर जिसको हम बोलते हैं वो एक्सेप्टेबल है। पर अगर किसी बच्चे ने एमबीए कर दिया ऑलरेडी यहाँ पे, या एमएससी आईटी किया हुआ है, एमएससी फिजियोथेरापी किया है, एमएससी बायोटेक्निक किया हुआ है, ऐसे काफी स्टूडेंट आते हैं, उनको दाखला मिल सकता है पर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूके की यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि आपने ऑलरेडी लेवल 7 बोलते हैं मास्टर डिग्री को, कि आपने ऑलरेडी इंडिया में किया हुआ है 2 साल का और आप यूके आना चाहते हो वो जो कि 1 साल का कोर्स है। तो काफी यूनिवर्सिटी एडमिशन रिफ्यूज कर दिया ऑन द बेसिस कि आपने ऑलरेडी हायर स्टडी किया हुआ है और आप लोअर स्टडी करने आ रहे हो, 1 साल का ही मास्टर करने आ रहे हो। बट स्टिल अगेन देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटी वो आपका एमएससी या एमबीए भी एक्सेप्ट करके दूसरी बार आपको मास्टर में एडमिशन देगी। आपको बहुत ही अच्छा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे कि क्यों आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करके एमबीए करने आ रहे हो। तो आप यू कैन कवर, आई गिव यू वन एग्जांपल, सिंपल सा एसओपी में आप मेंशन करो कि आई हैव डन माय एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई वांट टू डू एमबीए, आई वांट टू गेन अ मैनेजमेंट स्किल, ठीक है, जिससे मुझे टेक्नो मैनेजरियल स्किल मिलेगा जो मेरे बेहतर फ्यूचर के लिए काम आएगा। उसमें आप कवर करो कि अगर मैं एमएससी आईटी के साथ जॉब अप्लाई करता हूँ तो मुझे सिर्फ आईटी की फील्ड में मिल रही है कोई अच्छी कंपनी में, फॉर एग्जांपल टीसीएस हो गया, तो वो मुझे आईटी डिपार्टमेंट में ही देंगे। अगर मैं एमबीए करूंगा और मेरे पास एडिशनल डिग्री होगी मैनेजमेंट की भी, तो हो सकता है कि मुझे सीईओ लेवल तक की जॉब मिलेगी इन फ्यूचर। दैट इज माय विजन एंड दैट इज द रीजन आई वांट टू डू माय मास्टर इन यूके। फिर आपका दाखला हो जाएगा। सो एक चीज और बताइए, जो सबसे अहम क्वेश्चन है, जो सबसे लास्ट में पूछना चाह रहा था, स्टूडेंट यूके जा रहा है अपने फ्यूचर के लिए,
कनाडा जाता है कि बच्चा स्टडी करके वहां पे सेटल हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाता है कि वहां पे बच्चा जाके सेटल हो जाएगा, यूके में बच्चे का फ्यूचर क्या है? बच्चे के पेरेंट्स आके पूछते हैं कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप ये बताइए कि आप इन कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का फ्यूचर क्या है? सो अल्टीमेटली बच्चे ने स्टडी कंप्लीट कर ली, चाहे ग्रेजुएशन कर ली, चाहे मास्टर्स कर ली। अभी ये सुनने में आया कि जनवरी 2021 में जो पॉइंट बेस्ड पीआर यूके शुरू करने जा रहा है, ये पॉइंट बेस्ड पीआर है क्या? और दूसरी बात, अगर बच्चे ने सेटलमेंट लेनी है, क्या इज इट पॉसिबल कि बच्चा स्टडी करने के बाद यूके में सेट हो जाएगा? ओके, फ्यूचर का आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे यूके में आपका फ्यूचर बन सकता है, बहुत ही अच्छा बन सकता है। फ्यूचर यानी कि लोगों का, जो स्टूडेंट का या पेरेंट्स का होता है कि वहाँ जाए, पढ़ाई करने के बाद उसका सेटलमेंट हो जाए, यानी कि उसका पीआर हो जाए, सिटीजनशिप हो जाए वहाँ पे। अगर आप यूके के रूल देखो, तो आप अपनी स्टडी खत्म करने के बाद आपको ऑलरेडी 2 साल की पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जिसको बोलते हैं, जो ज्यादातर कंट्री देती है, यूके भी देती है। वहाँ पे पढ़ाई खत्म करने के बाद आप वहाँ से ही अपनी डिग्री खत्म करके वहाँ की एम्बेसी में अपनी डिग्री दिखाओ, वहाँ की एप्लीकेशन फॉर्म भरो, उसके बेस पे आपको 2 साल का ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा। विद इन दैट 2 ईयर्स, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क का है, आपको अपना नॉर्मल वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मल वर्क परमिट यानी कि आपको वहाँ की कोई कंपनी जॉब दे और आपको स्पॉन्सर करे। वहाँ पे 32,000 कंपनी है जिनको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, यूके गवर्नमेंट ने, कि आप कोई भी 32,000, ये भी लिस्ट आप अगर गूगल करोगे तो अवेलेबल है सारी कंपनी का। वहाँ पे 32,000 कंपनी का, वो कंपनी, उनमें से कोई एक कंपनी आपको कोई जॉब पोजीशन दे देती है और उसको आप वर्क परमिट का स्पॉन्सर लेटर देते हैं, तो आप वहां से अपनी वर्क परमिट अप्लाई करोगे। 5 साल उस वर्क परमिट पे आप रहोगे, तो आपको बाय डिफॉल्ट 5 साल खत्म होते ही आप वहाँ पीआर अप्लाई करोगे, आपको पीआर मिल जाएगा। पीआर यानी कि परमानेंट रेसिडेंसी, यानी कि आप फिर कितना भी साल रह सकते हो। पीआर होने के 1 साल के बाद, एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद, आप ब्रिटिश सिटीजन अप्लाई कर सकते हो, वो भी अगेन वहां से ही। आपको कहीं पे भी ये पूरी प्रोसीजर में इंडिया या अपनी कंट्री वापस आना नहीं है। वहाँ आप सिटीजनशिप अप्लाई करोगे, आपको ब्रिटिश सिटीजन मिल जाएगी। सेम थिंग कनाडा में भी ऐसा ही है। अगर आप देखा जाए तो कि आपको पीआर, आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिला, फिर आपको पीआर तो अप्लाई करना ही है। पीआर कैसे मिलेगा? जो भी पॉइंट सिस्टम है उसी तरह आपको पॉइंट के लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा। सो यूके में भी अपना उनका खुद का सिस्टम है, और काफी सारे स्टूडेंट, जो मैं भी खुद अपनी बात बताता हूँ, मैं भी काफी साल पहले स्टूडेंट वीजा पे यूके गया था। मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, यही रूट से मैंने अपना पीआर लिया और अपनी ब्रिटिश सिटीजन ली। मेरे खुद पूरे फैमिली को ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल गई है वहाँ पे। और काफी स्टूडेंट जो हमने लास्ट 10-15 साल में वहाँ पे आए हैं, जैसे आपकी कंपनी से, हमारी कंपनी से, या दूसरे लोग हैं उनकी कंपनी से, उनके सारों के अभी ब्रिटिश सिटीजन हो चुके हैं। सो ये प्रोसेस है, 7 to 8 ईयर्स का लगता है, पर आपको ब्रिटिश सिटीजन मिल जाता है जी। और एक चीज बताइए कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं कि डुलिंगो जो है वो अब यूके में एक्सेप्ट होना शुरू हो गया है। अगर बच्चे के पास आइल्स नहीं है, और बच्चा जो आइल्स की कंडीशन भी मीट नहीं कर पा रहा है, वेवर की, बच्चे के 70% मार्क्स नहीं है, 60% मार्क्स नहीं है, बच्चे के मार्क्स कम है, लेकिन बच्चा डुलिंगो टेस्ट दे रहा है। सो डुलिंगो एक्सेप्टेबल है? अगर है तो कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे उसके? ओके, काफी सारी यूनिवर्सिटी कोविड-19 सिचुएशन की वजह से जो आईएलटीएस के अभी एग्जाम नहीं हो रहे, पेपर बेस्ड जो एग्जाम है, क्योंकि इंडिया में अभी तक आई थिंक अलाउड नहीं किया हुआ है कोचिंग और फिजिकली टेस्ट लेने का। तो उसकी वजह से सारे यूके यूनिवर्सिटी ने डुओलिंगो को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। कितने नंबर चाहिए? अगर आप बैचलर डिग्री में जा रहे हो तो मिनिमम, जो ज्यादातर यूनिवर्सिटी है वो 110 मार्क्स मांग रही है, कुछ यूनिवर्सिटी 100 पे भी दे रही है, पर वो बहुत कम है। सो मोटा मोटी देखा जाए तो 110 चाहिए आपको बैचलर के लिए। और अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, सो काफी सारी यूनिवर्सिटी 120 to 130 मार्क्स एक्सेप्ट कर रही है फॉर मास्टर प्रोग्राम डुओलिंगो टेस्ट का। और इसके अलावा भी काफी ऑप्शन है कि आपके अभी आईएल्ट्स जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, जो पेपर बेस्ड नहीं है बेसिकली, वो भी काफी सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है। सो डुओलिंगो हो गया, आप ऑनलाइन टेस्ट दे दो आईएलटीएस, फिर आप टॉफल ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। काफी सारे एडिशनल ऑप्शन है। उसके अलावा काफी सारी यूनिवर्सिटी है वो अपना इंटरनल टेस्ट भी दे रही है आजकल। सो अगर आप वो यूनिवर्सिटी में जाते हो और उनकी इंटरनल ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है इंग्लिश की, तो आप वो भी दे सकते हो। फिर आपको तो डुओलिंगो भी देने की जरूरत नहीं है, ना आईएल्ट्स ना पीटी, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। सो एक चीज और बताइए, जैसे हम स्पाउस केसेस का डिस्कस कर रहे थे कि कोई स्पाउस के साथ जाना चाहता है, मेन एप्लीकेंट के साथ स्पाउस अगर जाता है, मेन एप्लीकेंट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसका आइल्स होना चाहिए, अगर आइल्स नहीं है तो उसको इंग्लिश वेवर के लिए 70% या 65% मार्क्स चाहिए। तो जो उसका स्पाउस साथ में जा रहा है, स्पाउस कैरी कर रहा है साथ में, उसकी क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है साथ में? मनीष जी, स्पाउस अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्कूल में भी नहीं गया तो चलेगा। यहाँ आप देखें,
उसके क्वालिफिकेशन का क्यों लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है, वो कोई स्टूडेंट वीजा तो अप्लाई नहीं कर रहा है। सिंपल तो सा रूल है, आप उसके पास राइट्स क्या होंगे स्पाउस के पास? क्या हो गया, सॉरी? स्पाउस के पास राइट्स क्या होंगे वहां पे, जो एज ए उनको डिपेंडेंट जा रहे हैं? हाँ, उनको स्पाउस पे वीजा पे जाएंगे तो उनको फुल टाइम वर्क का राइट मिलेगा। तो वहां जाके हम्म, पहले दिन से वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, यही उनके पास राइट है एज अ स्पाउस। हम्म। तो अगर उनके साथ एक बच्चा है, बेबी है, कोई साल 2 साल 3 साल का, तो क्या वो बेबी भी साथ में लेके जा सकते हैं? हाँ जी, जितने भी किड्स है वो सबको लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में कि यूके में बच्चों के लिए जो स्पाउस वीजा पे भी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट के स्पाउस वीजा पे भी है, उनके लिए हम्म, वहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। तो आपका हम्म, बच्चा 5 साल का है मिनिमम अगर, तो वो वहां हम्म, की स्कूल में उनको दाखला मिल जाएगा और उसको कोई भी फीस नहीं देनी है। तो आप सोचिए कि हम्म, आपके बच्चों को फ्री में ब्रिटिश एजुकेशन मिल रहा है फ्रॉम वेरी फर्स्ट हम्म, स्टैंडर्ड या सीनियर जूनियर केजी, जो भी उसका दाखला है एज के हिसाब से, तो उसको कंप्लीटली हम्म। फ्री मिलेगा। ये सबसे बड़ा जी। फायदा है उनका। सो मेन एप्लीकेंट के लिए एक यूनिवर्सिटी की फीस मैंडेटरी हो गई, उसका मेडिकल होगा, और बच्चे को उसको फंड्स दिखाने पड़ेंगे, अपनी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी और अपनी एम्बेसी फीस भरनी पड़ेगी। जो साथ में डिपेंडेंट या फिर बेबी जा रहा है, उसके लिए उनके लिए फंड्स कितने चाहिए होंगे, और फंड्स के अलावा एम्बेसी फीस उनकी जो पे करनी पड़ेगी, क्या कोई तीसरा एडिशनल खर्चा भी है जो करना पड़ेगा? ओके, जो फंड्स की पहले बात करते हैं, फंड्स रिक्वायर्ड है पर स्पाउस। पर स्पाउस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यानी कि अगर हस्बैंड है तो उसका भी बैलेंस उतना फंड्स चाहिए। हर बच्चे अगर किड्स है तो किड्स के जितने किड्स है उतने भी बैंक बैलेंस है उनके लिए भी। पर हम्म, पर्सन ये जो आपको दिखाना है वो अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में 7 लाख रुपीज मिनिमम दिखाना है। सो अगर हम्म, आपके सिर्फ मैरिड और कोई किड्स नहीं है तो ओनली स्पाउस के अकाउंट में 7 लाख रुपीज। अगर आपका एक बच्चा है, वन हम्म, किड है, सो आप हम्म, 14 lakhs दिखाओगे। अगर आपके दो हम्म, किड्स है तो आप 21 लाख रुपीज बैंक बैलेंस दिखाओगे, अपार्ट फ्रॉम हम्म, स्टूडेंट बैंक बैलेंस। ये हम्म। वेरी क्लियर है। सो जी, सो हार्दिक जी, दो छोटे छोटे सवाल, उसके बाद प्रोग्राम को समाप्त करेंगे हम। सितंबर सेशन के लिए जो फाइल सबमिट होनी है, उसके लिए क्या मान के चल रहे हैं कि डेडलाइन क्या हो सकती है? जैसे मैंने बताया कि डेडलाइन तो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि टिकटॉक शुरू हो गया है सितंबर इनटेक के हम्म, लिए। अगर आपने अप्लाई हम्म, नहीं किया तो आपकी ऑफर नहीं आई है। ऑफर नहीं आई हम्म, तो आपके पास, यानी कि मेजोरिटी स्टूडेंट के पास बैंक बैलेंस नहीं होता है, कोई प्रिपरेशन है नहीं, तो आपको विद इन हम्म, 1 वीक पहले तो एप्लीकेशन कर देनी चाहिए यूनिवर्सिटी को एडमिशन के हम्म, लिए। और एज सुन एज हम्म, यू मेक एन एप्लीकेशन, आप श्योर है आपका एडमिशन आ जाएगा। अगर आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा है और आपका एडमिशन तो डेफिनेटली आ जाएगा, तो अपने अकाउंट में आप इमीडिएटली विद इन नेक्स्ट 1 वीक आपने अपने हम्म, अकाउंट में बैंक बैलेंस कर देना है। अगर आपने हम्म, 7 अगस्त भी मिस कर दी तो आप ही मुझे हम्म, लॉजिकली बताइए कि कैसे उसका 1 मंथ का फंड्स मैच्योर होगा और वो कैसे जा पाएगा, कैसे ऑन टाइम हम्म, कास्ट लेगा, कैसे ऑन टाइम वो वीजा अप्लाई करेगा। पॉसिबल नहीं हम्म, है। अगर आप हम्म, हाँ एजुकेशन लोन ले रहे हो फिर आपके पास अनदर 15-20 days है टू हम्म। अप्लाई एंड सो टू अरेंज एवरीथिंग। जी, सो एक तब हार्दिक तक जी, एक लास्ट क्वेश्चन। पंजाब में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जिनका साल 2 साल का स्टडी गैप है, पड़ चुका है, आपने इस बात का ऑलरेडी मुझे जवाब दे दिया है, लेकिन बहुत सारे हमारे व्यूअर्स अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्टडी गैप पड़ गया, साल 2 साल का स्टडी गैप पड़ गया। क्वेश्चन इज कि उनके 60% मार्क्स भी नहीं है, 65-70% मार्क्स नहीं है, उन्होंने आल्स भी नहीं किया हुआ। लेट अस सपोज वो पंजाब बोर्ड से पास है, 75 का एग्जाम है, तो उसमें से बच्चे के 40 मार्क्स हैं या 37 मार्क्स हैं, ये कह सकते हैं कि बच्चे के 45% मार्क्स हैं इंग्लिश में। आपने एडवाइस किया था कि उनको फाउंडेशन कोर्स लग जाएगा, उसको साल की फीस भरनी पड़ेगी। सो क्या हर एक वो स्टूडेंट पंजाब में जिनके 40-45% इंग्लिश में मार्क्स हैं, अगर वो फाउंडेशन कोर्स करने के लिए रेडी हैं, फीस भरने के लिए रेडी है, 70 to 100% फीस भरने के लिए रेडी हैं, क्या वो सारे बच्चे यूके स्टडी वीजा के लिए सितंबर सेशन में जा सकते हैं, अगर वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो? नहीं, सबसे पहले तो आप देखिए, अगर उनके इंग्लिश में बहुत कम नंबर है और यूके भी आईएलटीएस भी नहीं है या कोई भी आईएलटीएस ही नहीं है, तो उनके लिए कुछ यूनिवर्सिटी है जो अपनी अभी ऑनलाइन 6 वीक की क्लासेस दे रही है ऑप्शन, कि आप यहाँ इंडिया बैठे बैठे हमारी 6 वीक की ऑनलाइन क्लासेस करें और 1 घंटे का उसके बाद में 7th वीक पे एक 1 आवर का वो इंग्लिश का टेस्ट लेंगे, लाइक आईएलटीएस, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग पोर्शन का। वो टेस्ट आपने क्लियर कर दिया, फिर आपके कितने भी मार्क्स हो आपका दाखला हो जाएगा, आपको कास्ट मिल जाएगी और आप फाउंडेशन या विदाउट फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में जा पाओगे यूके में सितंबर इनटेक के लिए। पर आपको वो पास करना है टेस्ट और 6 वीक की क्लासेस लगानी है, और वो भी बहुत ही कम यूनिवर्सिटी ऑप्शन दे रही है यूके में। आई थिंक सो 3 या 4 यूनिवर्सिटी है जो ये ऑप्शन दे रही है। सो और उसके एक नाम पे अभी पंजाब या पूरे इंडिया में ये हो रहा है कि एक मार्केटिंग सा हो रहा है गलत तरीके के, सभी यूनिवर्सिटी ये कर रही है, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, सारी यूनिवर्सिटी ऑप्शन नहीं दे रही है।
नहीं, एक सवाल अब थोड़ा सा मैं भी डाउटफुल हूँ, मुझे अपने डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला कि बच्चे के मार्क्स कम है, लाइक 45% मार्क्स हैं। स्टार्टिंग में आपने बोला था कि बच्चे को फाउंडेशन लग जाएगा, बच्चे को साल की फीस भरनी पड़ेगी, देन उसकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगी, अगर बच्चा इंटरव्यू क्लियर करता है तो बच्चा फाउंडेशन कोर्स के साथ स्टडी करने के लिए जा सकता है। अभी आप कह रहे हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स कम है मैं तो बच्चे को यूकेवीआई करना पड़ेगा या फिर आइल्स करना पड़ेगा, तो उसको फाउंडेशन मिलेगा। तो सवाल ये है कि क्या बच्चे के नंबर कम है उसको आइल्स या यूकेवीआई आइल्स करना मैंडेटरी है या नहीं है? आपने दो चीज यहाँ पे इकट्ठा कर दी है। हम्म। जब आपने पहले पूछा था हमने ये बात की थी कि अगर आईएलटीएस है तो 5 बैंड या कम बैंड पे जा सकता है। अगर आपके हम्म। पास यूके का आईएलटीएस है तो कम बैंड चलेंगे, फिर हम्म। आपके इंग्लिश के मार्क्स नहीं देखे जाते। अगर आपके हम्म। पास अगर बच्चे के आईएलटीएस अगर अगर बच्चे के पास आइल्स भी नहीं है, यूकेवीआईएल्स भी नहीं है, 40% मार्क्स है या 45% मार्क्स है, बच्चा कहता है कि मैंने फाउंडेशन कोर्स लेना है, या बच्चा कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी की कोई इंटरव्यू क्लियर कर लूं, सो इज इट पॉसिबल, या फिर कम मार्क्स वाले बच्चे को आइल्स या यूकेवीआईएल्स दोनों में से एक करना पड़ेगा? यहाँ पे मैं बता दूं स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट 2018, 19, 20 पास आउट है हम्म। और इंग्लिश में हम्म। बहुत ही कम मार्क है, उनके पास अभी ऑप्शन है कि वो हम्म। यूनिवर्सिटी के इंग्लिश क्लासेस ऑनलाइन करे या डायरेक्ट टेस्ट दे दे 1 घंटे का जो होता है, वो दोनों में से हम्म। कुछ भी एक करे। वो टेस्ट हम्म। क्लियर कर लेगा तो फिर उसके कितने भी कम नंबर हो गए उसका दाखला हो जाएगा, सब्जेक्ट टू हम्म। कि उसको वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। फिर उसको ना आईएलटीएस चाहिए, चाहे उसके कितने भी मार्क्स हो इंग्लिश में, हम्म। बिलो 60 हो, बिलो 50 हो, बिलो 40 हो, कुछ भी हो। हम्म। आपको क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? 2 साल का गैप है, 2 से 3 साल का, और आपके इंग्लिश में हम्म। नंबर कम है, आपको हम्म। आईएलटीएस की जरूरत नहीं है, पर उसकी जगह हम्म। फिर आपको यूनिवर्सिटी का उनका इंटरनल टेस्ट बोलते हैं जो, वो देना हम्म। पड़ेगा। आपके पास उसके सीधा लिए ऑप्शन है उसके लिए इंग्लिश उसके टेस्ट। उसके लिए उसके लिए कि बच्चे को फीस पे करनी पड़ेगी टेस्ट के लिए? टेस्ट के लिए कोई फीस नहीं है। अगर आप हम्म। ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो 6 वीक की और फिर टेस्ट देते हो, तो पर आपने जो 6 वीक यूनिवर्सिटी की, अगर 6 वीक की ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं तो बच्चे का सितंबर सेशन निकल जाएगा, तो बच्चे को फिर जनवरी टारगेट करना पड़ेगा। हाँ अगर 6 वीक के अभी भी कुछ है जो अगर इस वीक में एडमिशन ले लेते हैं दाखला, या नेक्स्ट वीक के 2-3 दिन स्टार्टिंग के, तो उनके अगस्त में फर्स्ट वीक में क्लासेस है, वो 6 वीक करेंगे तो 15 सितंबर तक उनकी क्लासेस और एग्जाम खत्म हो जाएगा। और वो जो हम्म। यूनिवर्सिटी है ऑप्शन दे रही है, उनके हम्म। एडमिशन का जो है इंटेक है वो सितंबर एंड है, और उन्होंने 4 वीक एक्सटेंड भी किया हुआ है, सो अक्टूबर हम्म। एंड तक इंटेक को खींचा हुआ है। तो वो लोग हम्म। जा पाएंगे, बट दैट वुड बी द हम्म। लास्ट नेक्स्ट वीक के, अगर 2-3 दिन में आपका एडमिशन हो जाता है फिर ही हम्म। आप कर पाओगे, वरना अगेन सारे स्टूडेंट को जनवरी में जाना पड़ेगा। सो हार्दिक जी, मुझे लगता है कि हमने 47-48 मिनट्स बात कर ली और यूके से रिलेटेड सारे डाउट्स मुझे लगता है कि क्लियर होंगे। एक आखिरी सवाल फिर पूछना चाहूंगा कि अगर बच्चे के मार्क्स कम है, बच्चे ने आपने बोला कि एक यूनिवर्सिटी का 1 घंटे का टेस्ट देना है, बच्चे ने वो टेस्ट दे दिया, बच्चे के रिक्वायर्ड नंबर या मार्क्स या बैंड जो भी है यूनिवर्सिटी ने दे दिए, क्या उसके बावजूद बच्चे को फाउंडेशन करना पड़ेगा या फिर बच्चा डायरेक्ट एंट्री में जाएगा? अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारा कंफ्यूजन है, फाउंडेशन किनको लगता है? सो यूनिवर्सिटी किसको फाउंडेशन देती है? कुछ यूनिवर्सिटी है, अगर आपके ओवरऑल परसेंटेज 60 नहीं है, ओवरऑल अब हम बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश के नंबर की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल अगर आपके 60% नहीं है तो वो उनको फाउंडेशन कोर्स देती है। अगर आपके ओवरऑल 60 अबव हो गए और आपने 1 घंटे का टेस्ट भी पास कर लिया, तो आप फाउंडेशन में नहीं जाओगे, आप सीधा बैचलर डिग्री यानी कि फर्स्ट ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम में जाओगे, यानी कि आपका कोर्स 3 साल का हो जाएगा। आई होप कि आपके सारे व्यूअर्स को अब क्लियर हो गया कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। जी, मुझे लगता है कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब हम प्रोग्राम को यहाँ पे फिनिश करेंगे, और कुछ अगर अपडेट्स होंगी या कुछ और भी सवाल होंगे तो नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर जुड़ेंगे। आप पंजाब के बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक सजेशन क्या है? आप एक्सपर्ट हैं, आप पक्के हैं वहाँ पे यूके में, क्या देखते हैं कि पंजाब के स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या देखते हैं, और आने वाले दिनों में बच्चा कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखे और यूके का स्टडी वीजा अप्लाई करे? नहीं, सबसे पहले मैं सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि आप पढ़ाई का प्लान करो। यूके बहुत ही अच्छी कंट्री है, वहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ के जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। वहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह जो भी स्टार्टिंग के प्रॉब्लम होते हैं कुछ भी नहीं होते हैं, आपको इजीली सभी जगह पे इंडियंस, पंजाबी, गुजराती लोग मिलेंगे। आराम से खाना पीना जो अपना इंडियन से इजीली अवेलेबल है। वेदर इज ऑल्सो वेरी प्लेजेंट, इट्स नॉट वेरी कोल्ड ओवर देयर। और आप वहाँ पे अच्छी तरह अगर पढ़ाई करोगे तो आराम से सेटल हो जाओगे। सो यूके इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन आपके लिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपको गुमराह कर रहे हैं, सो ग्लोबल गुरु इमिग्रेशन की 3 ब्रांच है, बठिंडा, पटियाला और जालंधर, वहाँ जाए और उनके एक्सपर्ट गाइडेंस ले। अगर कहीं पे भी अगर आप फिर भी सेटिस्फाई ना हो, आप बोले मनीष जी को, उनकी टीम को, आपको सीधा इमीडिएटली एनी टाइम वो मेरे से बात करवा देंगे और आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। यूके इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कंपेयर टू एनी अदर कंट्री एज ऑफ नाउ।
जी, सो एक छोटा सा सवाल और मेरे जहन में आ गया अभी। क्या पंजाब का बच्चा अगर यूके में जाता है सितंबर सेशन में, तो उसको वहां पे क्वारंटाइन होना पड़ेगा? अगर होना पड़ेगा तो क्या यूनिवर्सिटीज कोई हेल्प करेंगी उसके बच्चे की? ओके, अभी जो रूल्स है गवर्नमेंट ने एज ऑफ टुडे जो अनाउंस किए 14 डेज का क्वारंटाइन है, पर अभी अभी उन्होंने अभी गवर्नमेंट सोच रही है उसको कम करके 7 दिन का शायद कर देगी, पर 14 डेज होना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के सेंटर में या होटल में रहना पड़ेगा। उसके लिए ये मैंडेटरी, आप जहाँ पे भी रहने वाले हो, जो भी पहचान वाला हो या आपने खुद अरेंजमेंट किया है, वहाँ पे आपको 14 डेज क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी विल हेल्प यू। ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो यूके में उनकी हॉस्टल होती है और सारी यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन की अरेंजमेंट किए गए हैं। सो जो भी स्टूडेंट एकोमोडेशन ऑप्ट कर रहा है यूनिवर्सिटी का, वो यूनिवर्सिटी में ही हॉस्टल में ही क्वारंटाइन होगा फॉर 14 डेज। जी, और तो अगर एक आप बच्चा, जी, और एक बच्चा अगर यूके से ऑलरेडी रिफ्यूज्ड है, बहुत सारे बच्चे पंजाब में ऐसे हैं जो रिफ्यूज हो चुके हैं, चाहे वो टूरिस्ट विजिटर वीजा पे रिफ्यूज हुए हो, चाहे वो स्टडी वीजा पे रिफ्यूज हुए हो, क्या कोई उनके पास पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा यूके में एडमिशन ले सके? अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादातर यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती है अगर आप बताते हो कि आपके यूके का वीजा रिफ्यूजल है, जो आपको बताना ही पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। सो वो लोग नहीं देते एडमिशन। कोई यूनिवर्सिटी दे देती है तो यूके भी है, यानी कि जो एम्बेसी है वो भी वहाँ पे रिफ्यूजल करने के काफी चांस होते हैं। सो हम एडवाइस नहीं करते हैं अगर आपका प्रीवियस रिफ्यूजल है। एक सिंपल सा इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। एम्बेसी का काम है देखना है कि कोई बंदे को कोई भी वीजा दिया जा रहा है, या हम स्टूडेंट वीजा की बात करें तो हम स्टूडेंट की करेंगे, कि स्टडी वीजा दे रहे तो उसका कोई लॉजिक होगा उनके पास कि वो पढ़ने ही आ रहा है। अभी कोई फर्ज कीजिए कोई स्टूडेंट ने 6 महीने पहले विजिटर वीजा अप्लाई किया था, कोई स्टूडेंट ने, और अब वो स्टूडेंट पे अप्लाई करेगा, एम्बेसी इमीडिएटली सोचेगी 6 महीने आप विजिट करने आ रहे थे, हमने आपको रिफ्यूज कर दिया क्योंकि आपका फंड कम था या वो कम था, वो सही नहीं था, और आपको अगर हमने मना कर दिया था तो दूसरा रास्ता ऑप्टेन कर रहे हैं। ऐसी एक सोच आती है एम्बेसी को, तो उनको लगता है नॉन जेन्युइन स्टूडेंट है और वीजा रिफ्यूज कर देते हैं। या आपका प्रीवियस भी कोई स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हुआ है तो ज्यादातर जो मार्केट में रिफ्यूजल हमने देखे हैं जो लास्ट 5-6 साल में, उन लोगों ने वो कोई इंग्लिश कोर्स का वीजा अप्लाई किया होता है, शॉर्ट टर्म इंग्लिश कोर्स का 3 महीने का 6 महीने का। तो अब एम्बेसी सोचेगी आपको हमने पहले रिफ्यूज किया था और पहले आप जाना चाहते थे हमारी कंपनी में इंग्लिश पढ़ने के लिए, और अब आपने प्लान चेंज कर दिया, सीधा अंडर ग्रेजुएट या मास्टर में आ रहे हो। तो एक वहाँ पे डाउट आ जाता है इंटेंशन का, और उसके बेसिस पे वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं, और इसीलिए यूनिवर्सिटी अवॉइड करते हैं ऐसे स्टूडेंट की। सो वी स्ट्रांगली एडवाइस कि अगर रिफ्यूजल है आपका यूके का, सो थिंक अबाउट सम अदर कंट्री। जो भी आपके पास ऑप्शन है इतने सारे, चाहे वो कनाडा हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, यूरोप हो गए, यूके का आप ट्राई करोगे, आपके पैसे वेस्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। जो एम्बेसी फीस है या आपका दूसरे जो भी एक्सपेंस लगते हैं फाइल लगाने तक, वो वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपने यूनिवर्सिटी को नहीं बताया ये चीज, नहीं बताया और आपने वीजा अप्लाई किया, क्योंकि वीजा में तो आपको बताना ही पड़ेगा आपका यूके का रिफ्यूजल है, क्योंकि आप यूके में ही अप्लाई कर रहे हो, सो उनके पास रिकॉर्ड है एनीवेज। तो आपकी यूनिवर्सिटी फीस वापस नहीं देगी क्योंकि आपने एडमिशन लिया है गलत इंफॉर्मेशन दे के। सो आपका जितना भी फीस पेड किया हुआ है, 7,000, 10,000, 5,000 जो भी पाउंड पे किए, वो आपके वापस नहीं देगी यूनिवर्सिटी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप पहले स्टेज पे ही आप अपने कंसल्टेंट को बता दो आपका रिफ्यूजल है, और कंसल्टेंट भी यूनिवर्सिटी को बता दे अप्लाई करने के टाइम पे रिफ्यूजल है। अगर एडमिशन मिला तो ठीक है, वरना इतने पैसों का आप रिस्क ना ले, स्टूडेंट के पैसे डूब जाएंगे। सो एक केस डिस्कस करूंगा छोटा सा, उसके बाद प्रोग्राम फिनिश करूंगा। अगर स्टूडेंट का 8-10 साल का गैप है, जैसे आप कह रहे थे, अगर बच्चा ऑलरेडी ग्रेजुएट है, उसका 10-12-15 साल का भी गैप है, तो बच्चा जा सकता है। ओनली थिंग इज कि उसके 70% इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए। अगर लेट अस सपोज उसके इंग्लिश में भी 70% मार्क्स नहीं है, स्टडी में 10-12-15 साल का गैप है, अगर वो डुओलिंगो का टेस्ट देता है और 110 पॉइंट के आसपास पॉइंट ले लेता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? सर लास्ट इंटेक में एक वीजा लगा था, उनकी एज थी अप्रोक्सीमेटली 45 इयर्स। सो पहले आपका आंसर जो है, एज की कोई भी लिमिट नहीं है यहाँ पे, कितना भी गैप हो। हाँ, आपके नंबर्स नहीं है या यूनिवर्सिटी की ज्यादा बहुत ही गैप हो जाता है, फिर यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपके पास IELTS या कुछ हो, और आपके कम मार्क है तो ऐसे स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा, पर सब्जेक्ट की फिर आपके पास IELTS होना चाहिए, कोई भी ड्यूलिंगो टेस्ट दे दो आप, कोई भी जो वैलिड टेस्ट है वो दे दो, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। एज की कोई लिमिट नहीं है, एज दिमाग में से निकाल दे सारे स्टूडेंट की, एज की कोई लिमिट होती है पढ़ने के लिए, कहीं पे भी नहीं होती है। कंट्री डिफरेंट है, पर नॉर्मली यूके में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो बच्चे ने 10th के पास अगर डिप्लोमा किया है, क्या वो एक्सेप्टेबल है, या 12वीं करनी चाहिए पड़ेगी बच्चे को?
नहीं 10+3 इयर्स का जो डिप्लोमा है, 2 साल से 3 साल का जो डिप्लोमा है, वो गवर्नमेंट का डिप्लोमा, नॉट प्राइवेट डिप्लोमा किसी ने कोई XYZ क्लासेस के कर दिए, वो अलाउड नहीं है। पर आपके पास गवर्नमेंट का डिप्लोमा है, जैसे आप पंजाब से तो पंजाब स्टेट बोर्ड टेक्निकल बोर्ड का डिप्लोमा हो गया, या जो भी वैलिड गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट बोर्ड भी जिसको बोलते हैं, अगर उसका डिप्लोमा है वो वैलिड है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ पे आती है IELTS वेवर की, क्योंकि आपके 12th के मार्क्स पे IELTS वेवर दिया जाता है यहाँ पे, तो आपके पास 12th का नहीं है, तो उस स्टूडेंट को फिर डुओलिंगो हो गया, IELTS हो गया, या कुछ ना कुछ इंग्लिश की इंटरनल टेस्ट यूनिवर्सिटी की देनी पड़ेगी, तभी उनका एडमिशन कंफर्म होगा। जी, सो हार्दिक जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपसे जो भी बात हुई वो बच्चे सुनेंगे और उनके बहुत सारे डाउट्स जो वो क्लियर हो चुके होंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमसे बातचीत की। और दर्शकों को बता दें कि अगर किसी भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल या कोई भी डाउट अभी आपका है, तो एज ए इमिग्रेशन जर्नलिस्ट हमारा ये फर्ज बनता है कि आपके डाउट सारे क्लियर किए जाएं। सो आप ये जो नंबर चल रहा है इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं पर्सनली। अगर आप कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इमिग्रेशन जर्नलिस्ट से बात करनी है, तो वो जरूर करवाएंगे। मैं आपको सलाह देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मिस्टर शाह से आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि मिस्टर शाह के साथ आपकी बातचीत करना जाए, तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, तभी आप किसी कंट्री पे स्टडी वीजा पे जाकर कामयाब होंगे। सो फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।